हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 11th कॉमर्स ट्रायल बैलेंस। कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ट्रायल बैलेंस को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज़ आती हैं, ये सब चीज़ें आज हम ट्रायल बैलेंस के अंदर पढ़ेंगे। तो बेटा, ट्रायल बैलेंस की शुरुआत जो होती है कि भाई ट्रायल बैलेंस से पहले हम लेजर बनाते हैं और लेजर से पहले हम जर्नल बनाते हैं। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी फर्स्ट जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के अंदर। तो जब हम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के अंदर एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद काम आता है हमारा पोस्टिंग का। जर्नल को या सब्सिडरी बुक से हम एंट्रीज़ को पोस्ट करते हैं लेजर के अंदर। तो ये जो काम है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जर्नल या सब्सिडरी में और उनको ट्रांजैक्शंस को पोस्टिंग करना, ये रूटीन वर्क है, ये डेली वर्क है, ये वर्क चलता रहता है। और जब ईयर क्लोज़ हो जाती है तो क्लोजिंग डेट के बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है, देखो ध्यान से समझना कि ऑल द बिजनेस कि जितने भी बिजनेस हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग, कि जब हम पोस्टिंग का काम ख़त्म कर लेते हैं फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर, वांट टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग। अब ये हम पता करना चाहते हैं कि पूरे ईयर में जो लेजर जर्नल से और सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग हुई है क्या वो सही पोस्टिंग है, क्या कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, क्या कहीं कोई एरर तो नहीं हुई। ये वेरीफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वेयर इन द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर, कि हमने अपने लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं, जितने भी मतलब बेटा सभी आर रिकॉर्डेड, उसे हम ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी हमने लेजर के अंदर अकाउंट्स को ओपन किया हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। और उन लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं उन सभी की हेल्प से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे कि हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो बेटा ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेस, तो जितने भी अकाउंट जिनके बैलेंस डेबिट होते हैं, तो अब आप लोगों को मालूम है भाई कौन कौन से अकाउंट हैं जिसके बैलेंस डेबिट होते हैं। तो जितनी भी हमारे पास असेट्स हैं सभी के अकाउंट डेबिट होते हैं। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं बिजनेस के, सभी के बैलेंस डेबिट होते हैं। जो भी अगर कभी कोई हमें लॉस हुआ है तो लॉस का भी बैलेंस डेबिट होता है। तो शोइंग डेबिट आर पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो जितने भी डेबिट बैलेंस या डेबिट नेचर के अकाउंट हैं सभी को ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। एंड द अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंसेस, ऐसे अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। तो बेटा ऐसे कौन से अकाउंट हैं जो क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, तो जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं सभी लायबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंस शो करती हैं। जितनी भी हमारी इनकम है सभी क्रेडिट बैलेंस शो करती हैं। जो भी हमारा प्रॉफिट्स हैं सभी जो है क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। आर पुट ऑन इट्स क्रेडिट साइड, तो उनको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इफ़ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज़ इक्वल टू दैट ऑफ इट्स क्रेडिट साइड, तो जितनी भी एंट्रीज, जितने भी अकाउंट जो डेबिट बैलेंस के हैं डेबिट साइड में लिख दिए, जितने भी अकाउंट क्रेडिट बैलेंस के हैं सारे क्रेडिट बैलेंस में लिख दिए। इसके बाद हम टोटल करते हैं डेबिट साइड का, उसके बाद टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का। तो दोनों टोटल बेटा इक्वल आने चाहिए, दोनों टोटल बराबर आने चाहिए। इट इज़ अज्यूम्ड, जी हम अज्यूम करते हैं दैट द पोस्टिंग टू द लेजर इज़ एक्यूरेट, कि अगर दोनों साइड के टोटल बराबर आ रहे हैं तो ये अज्यूम करते हैं कि भाई जो हमारा लेजर है, जो हमारी पोस्टिंग हुई है वो सही पोस्टिंग हुई है
और पोस्टिंग में कोई एरर नहीं है, बेटा अज्यूम करते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कि अक्सर ऐसा भी होता है कि ट्रायल बैलेंस के टोटल इक्वल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई अकाउंटिंग के अंदर कोई एरर होती है, कोई मिस्टेक होती है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब रेक्टिफिकेशन ऑफ चैप्टर आता है तो उसमें एक कंपनसेटरी एरर होती है। कंपनसेटरी एरर की वजह से इक्वल आएगा, लेकिन अकाउंट के अंदर फिर भी एरर होती है। तो 90-90% हम ये मानते हैं कि भाई अगर दोनों हमारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं तो हमारी जो पोस्टिंग है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वो सही है। लेकिन ऐसा 100% नहीं होता है। कभी कभी इक्वल आने के बाद भी कुछ ना कुछ एरर अकाउंटिंग के अंदर होती है। फिर आता ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस जो हम बना रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा टू एसर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। ये हम चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि जो हमने लेजर बनाई है उसके अंदर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है। तो अगर इक्वल आ रहा है बैलेंस तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अर्थमेटिकल कोई एरर नहीं हुई है, सब ठीक हुआ है। और अगर इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब कहीं कोई अर्थमेटिकल एरर हुई है। दूसरा, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर। तो ट्रायल बैलेंस जो है हमारी मदद करता है एरर्स को भी लोकेट करने में, उनको ढूंढने में। अगर टोटल बराबर नहीं आते तो इससे हमें इस चीज़ का पता लगता है कि एरर है। अब उस एरर को हमें ढूंढना होता है। तो ट्रायल बैलेंस अगर हम बना लेते हैं तो उससे थोड़ी हमें हेल्प मिल जाती है उस एरर को ढूंढने में, उस मिस्टेक को पता लगाने में। टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ द लेजर अकाउंट, कि लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट हमने ओपन किए हैं, ट्रायल बैलेंस उन सभी अकाउंट की समरी हमको बताता है। क्योंकि जितने भी अकाउंट डेबिट नेचर के हैं सभी को हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और जितने क्रेडिट नेचर के हैं सभी को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो पूरी एक समरी आ जाती है हमारे सामने एक स्टेटमेंट में कि कितने अकाउंट्स हमने ओपन किए हुए हैं। टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारे फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जो फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो बेटा ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही बनते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो फाइनल अकाउंट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट मतलब लास्ट अकाउंट है जहाँ पर अकाउंटिंग का एंड हो जाता है, इसके बाद अकाउंटिंग बंद हो जाती है, फिर नेक्स्ट ईयर में अकाउंटिंग ओपनिंग बैलेंस के साथ शुरू होती है। तो ये इसका मीनिंग था, ये ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम देखते हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आती है। तो मैंने एक फॉर्मेट बेटा यहाँ बना दिया है और कोशिश की है कि मैक्सिमम एंट्रीज जो हैं वो सभी एंट्रीज मैंने लिखी हैं, लेकिन कुछ एंट्रीज अभी और ज़्यादा है जो छूट गई, लेकिन सारी मेन इंपॉर्टेंट एंट्रीज मैंने इसके अंदर लिखी है कि अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो उस केस में डेबिट के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आती है और क्रेडिट के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आती है। तो बेटा डेबिट के अंदर जो एंट्रीज आती हैं कि जितनी भी हमारे पास हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी असेट्स हैं, सभी असेट्स की एंट्री कहाँ आती है, डेबिट साइड में आती है। जितने हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं सभी की एंट्री कहाँ आती है, डेबिट साइड में आती है। जितने भी हमारे कोई भी अगर बिजनेस का लॉस है तो उस लॉस की एंट्री भी कहाँ आती है, डेबिट में आती है। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। तो जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर लायबिलिटीज़ हैं सभी लायबिलिटीज़ की एंट्री आती है क्रेडिट साइड के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितनी भी हमारे बिजनेस के अंदर इनकम्स हैं सारी इनकम्स क्रेडिट साइड में आती है। जितने भी हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं
सभी प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड में आते हैं। ठीक है, अब जब आप बनाओगे तो सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्वेश्चन में आपको डेट गिवन होगी कि किस डेट का, किस ईयर का आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया है 2020, तो आप डेट डालोगे 31 मार्च 2020, तो इसका मतलब ये जो है 2020 का है। तो खाली 20 नहीं बोलेंगे, 2019-20 का ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, तो बेटा अब मैं डेबिट साइड में जो एंट्री है वो कौन सी होंगी? असेट्स होंगी, एक्सपेंसेस होंगे, बिजनेस के खर्चे होंगे, और कोई बिजनेस का लॉस होगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक असेट है हमारी, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स रिटर्न, तो बेटा सेल्स जो है क्रेडिट में आती है, सेल्स क्रेडिट में आती है, और सेल रिटर्न डेबिट में आती है। अपोजिट रिलेशन चलता है। रेंट, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो खर्चा है, और अगर हमको रेंट रिसीव हो रहा है तो इनकम है, और खाली रेंट दिया हुआ है तब हम इसको एक्सपेंस मानते हैं। सैलरी जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट जो हम अपनी सेल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कंज्यूमर को जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके ऊपर जो खर्चा है दैट इज़ नोन एज एडवर्टाइजमेंट। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बेटा दो टाइप से होती है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, ये बिज़नेस के लिए लॉस है। हमने किसी को 10,000 के गुड्स बेचे और हमने उसको 500 की डिस्काउंट दी, तो उस कस्टमर से हमको 9,500 मिलेगा, यहाँ पर 500 कम मिले तो ये हमारा लॉस है, ये डिस्काउंट अलाउड कहलाती है। फर्नीचर असेट है बिजनेस की, डेबिट में आएगी। मशीन असेट है, डेबिट में आएगी। डेटर्स, जिन लोगों को हमने उधार बेचा है जिनसे फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा, असेट है। बिल्स रिसीवेबल असेट है, ऐसे बिल जो हमने लिखे हैं किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, और बिल्स रिसीवेबल के अंदर एक टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है, उतने टाइम पीरियड के बाद वो पर्सन हमें उतना अमाउंट देगा जो अमाउंट हमने उसमें मेंशन किया हुआ है। तो ये अमाउंट हमको फ्यूचर में मिलना है, इसीलिए असेट मानी जाती है। कैश, जो भी हमारे बिजनेस के अंदर कैश अवेलेबल है वो हमारी असेट है। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स का मतलब जो ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से विड्रॉल किया, निकाला, तो ओनर दो ही चीज़ें अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, या तो ओनर बिजनेस से कैश विड्रॉल करता है पर्सनल यूज़ के लिए, या गुड्स विड्रॉल करता है। इनपुट CGST, इनपुट SGST। CGST SGST बेटा ये टैक्स है। सी का मतलब ये जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और ये स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी GST आता है उसके दो पार्ट बनते हैं, एक सेंट्रल, आधा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और एक पार्ट स्टेट गवर्नमेंट। कैरेज इनवर्ट, ये हमारा खर्चा है। कैरेज का मतलब है अगर हम गुड्स रॉ मटेरियल अपने फैक्ट्री के लिए ख़रीद के ला रहे हैं तो ढुलाई वगैरह जो हम देते हैं दैट इज़ नोन एज कैरेज इनवर्ट। कैरेज आउटवर्ड का मतलब है कि गुड्स हमारे यहाँ बन के प्रोड्यूस हो गए, अब हम सेल के लिए उसे भेज रहे हैं, तो उसके ऊपर जो ढुलाई का खर्चा आता है दैट इज़ नोन एज कैरेज आउटवर्ड। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब है बेटा कि जिन लोगों को हमने उधार बेचा और जिन लोगों से हमें पैसा नहीं मिला और हमने इंतज़ार भी किया लेकिन वो पैसा हमें नहीं मिला, तो हिंदी में कहते हैं कि भाई वो पैसा हमारा डूब गया, और अकाउंटिंग के अंदर उसे कहते हैं बैड डेट्स। ठीक है, वो पैसा जिन लोगों को हमने उधार दिया था या उधार माल बेचा था लेकिन उन लोगों से हमें वापस नहीं मिला, डूब गया पैसा, दैट इज़ नोन एज बैड डेट्स। फिर स्टेशनरी आता है, ये भी खर्चा है कि हम अपने बिज़नेस के अंदर फाइल है, पेन है, पेपर है, कार्बन कॉपी है, ये सब चीज़ें जो ख़रीदते हैं दैट इज़ नोन एज स्टेशनरी।
इंश्योरेंस कि हम अपने बिजनेस के अंदर जो हम असेट्स यूज़ कर रहे हैं उन असेट्स का अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं और उसके ऊपर जो हम पे करते हैं वो भी हमारे बिजनेस का खर्चा है। वेजेस जो प्रोडक्शन का काम करते हैं वर्कर हमारे यहाँ पर, और वर्कर्स को जो अमाउंट हम पे करते हैं दैट इज़ नोन एज वेजेस। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। तो बेटा इन्वेस्टमेंट असेट होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, जैसे हमने शेयर बाज़ार में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हमने पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। क्यों किया? ताकि वहाँ से हमें इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कुछ अर्निंग रिसीव हो सके। तो ये पैसा इन्वेस्टमेंट हमारी असेट है बेटा। बैंक कि हमारे बिज़नेस का जो अकाउंट बैंक में ओपन किया हुआ है उसमें कितना अमाउंट हमारा है वो बैंक बैलेंस कहलाता है। बिल्डिंग हमारे बिज़नेस की एसेट है। इंटरेस्ट कि अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है, बैंक से लिया है या किसी पर्सन से लिया है, तो उसे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज इंटरेस्ट। ये भी एक्सपेंस है। गुडविल, तो गुडविल बेटा असेट होती है, ठीक है। रिपेयर कि रिपेयरिंग में हमने अपने बिज़नेस के अंदर फैन रिपेयरिंग है, कोई भी रिपेयरिंग हमने कराई तो पूरे साल में रिपेयरिंग के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हमने खर्चा किया दैट इज़ नोन एज इनपुट IGST। अब आता है बेटा ये सब पूरी डेबिट साइड थी, ठीक है। और डेबिट साइड में तुमने देखा भाई वही 3 चीज़ें आती हैं मेन, असेट्स, बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेस। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड के अंदर। तो क्रेडिट साइड के अंदर भी 3 तरीके की एंट्री आती हैं। आपका लायबिलिटीज़ आती है, सेकंड अगर हमें कोई इनकम रिसीव हो रही है, थर्ड अगर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है। तो फर्स्ट आता है बेटा कैपिटल। कैपिटल का मतलब है जो पैसा ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है दैट इज़ नोन एज कैपिटल। तो कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हम अकाउंटिंग के अंदर एज्यूम करते हैं कि जो पैसा ओनर ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया हुआ है बिज़नेस ने वो अमाउंट ओनर से उधार ली हुई है, इसीलिए बिज़नेस के लिए वो लायबिलिटी है। परचेज डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। डिस्काउंट रिसीव्ड, तो हमने पढ़ा था भाई डिस्काउंट 2 टाइप की होती है बेटा। अगर हम अलाउड कर रहे हैं कस्टमर को तो लॉस है, डेबिट होगी, और अगर हमें डिस्काउंट मिल रही है तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, क्रेडिट होगी। फ़ायदा कब होगा? आपने 10,000 के गुड्स परचेज़ किए हमने, और जिससे परचेज़ किए उसने हमें 200 रुपये की डिस्काउंट दी, तो गुड्स तो हमारे पास 10,000 के आ गए। अब हमने उसको जो पेमेंट किया 200 रुपये माइनस करके पेमेंट हमने किया 9,800। तो गुड्स 10,000 के आए हैं लेकिन हमने पे किया 9,800। तो जो 200 रुपये का फ़ायदा है दैट इज़ नोन एज डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट में आएगी। क्रेडिटर, ये भी लायबिलिटी है। क्रेडिटर कौन होते हैं? तो क्रेडिटर बेटा वो लोग हैं जिन लोगों से हमने उधार में गुड्स परचेज किए हैं, दैट इज़ नोन एज क्रेडिटर। तो ये लायबिलिटी है क्योंकि हम इनको फ्यूचर में पैसा देंगे। बिल्स पेबल, जो बिल हमने एक्सेप्ट किए हैं कि भाई हम एक पर्टिकुलर 2 मंथ 3 मंथ के बाद हम ये अमाउंट पे करेंगे, तो जब 3 महीने हो जाएंगे तो वो अमाउंट हमें पे करना है, तो आज वो हमारे लिए लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हमने बैंक से रुपया उधार लिया हुआ है और बैंक ने हमको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। और लोन और ओवरड्राफ्ट में बेटा डिफरेंस होता है। लोन जो है हमें असेट मॉर्गेज मतलब गिरवी रख के मिलता है, और ओवरड्राफ्ट हमें असेट मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी रेपुटेशन के ऊपर हमें बैंक प्रोवाइड कराता है। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST लायबिलिटी है क्योंकि हमें ये वापसी देनी है। कमीशन रिसीव्ड, अगर हमें कहीं से कमीशन मिल रहा है तो ये हमारी इनकम है, फ़ायदा है, यहाँ आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड,
अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से इंटरेस्ट मिल रही है, और जो इंटरेस्ट मिल रही है वो हमारा फ़ायदा है। लोन, अगर आपने किसी से कोई रुपया उधार लिया है, दैट इज़ नोन एज लोन। क्या है आपके लिए? लायबिलिटी। लोन फ्रॉम बैंक, कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है, ये भी आपकी लायबिलिटी है। आउटपुट IGST। बैड डेब्ट रिकवर, बैड डेब्ट रिकवर का मतलब है कि जो रुपया हमने मान लिया था कि भाई ये रुपया हमारा डूब गया, और जिससे वो रुपया हमें लेना था, जिस पे वो रुपया डूबा, उसका नाम हमने अपने बुक से हटा दिया, जिसे हम कहते हैं रिटेन ऑफ। ठीक, तो हमने उसका नाम हटा दिया कि भाई ये पैसा डूब गया, हमने नाम हटा दिया, और उसको अकाउंटिंग में बोलते हैं रिटेन ऑफ। अब मान लो 4 महीने 6 महीने के बाद वो पर्सन हमें वो रुपया देने आता है, तो यहाँ पर हमें वो कौन सा रुपया मिल रहा है? जो रुपया हम अज्यूम कर चुके हैं कि ये डूब गया, और जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया, वो डूबा हुआ पैसा अगर हमें मिल रहा है तो बेटा वो कहलाता है बैड डेब्ट्स रिकवर। तो पैसा आ रहा है, इनकम। इसके बाद आती है सेल्स। तो सेल्स का मतलब है जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, जिस चीज़ में हम डील करते हैं, ठीक, उसको बेचने से जो हमें पैसा मिलेगा, दैट इज़ नोन एज सेल। इसका एक नाम और है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, तो इससे पैसा आएगा, इसलिए इनकम। लास्ट में जब हम टोटल करते हैं तो दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि भाई हमारी कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है, अकाउंटिंग सही है। अगर नहीं आता तो फिर हम डिटेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ कोई एरर हुई है। तो ये था बेटा इसका फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस का। तो छोटा चैप्टर है, चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, और फॉर्मेट मैंने दे दिया। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करके क्वेश्चंस करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपके क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। अगर उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, उसका आंसर नहीं आता, तो आप मुझे कैंपस केयर पे मैसेज करो, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजूँगा, उसका आंसर भी आपको भेजूँगा। ठीक है बेटा, अब मैं भाई यही ख़त्म करता हूँ। ठीक, आप इसको पढ़ना, कोई डाउट प्रॉब्लम हो मुझे कैंपस केयर पे बताना। ओके।